अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस चैनल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हाँ, नई शिक्षा नीति जो कि पेश की गई है 29 जुलाई को, और जो इसका बिल अभी पास होगा पार्लियामेंट में जाके, लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्टडी वाइज टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, कोर्सेज के लिए बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो चलिए आज अपने सेशन में देखते हैं कि क्या नया लाई है 2020 की नई शिक्षा नीति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसको अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे, जो आई है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बेसिकली वो बनाता कौन है। तो पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, कौन बनाता है? A panel of experts led by the former इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन, जो एक पैनल था एक्सपर्ट्स का जिनके जो मेन थे वो लेड बाय द फॉर्मर, जो इसरो मतलब इसरो के जो चीफ थे। इसरो आप सब जब जानते हैं जहाँ पे स्पेस से रिलेटेड ना रिसर्च वगैरह की जाती है। तो अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स लेड बाय द फॉर्मर इसरो चीफ, जो इसरो के फॉर्मर में जो पहले चीफ थे के कस्तूरी रंगन, उन्होंने डिस्कस किया, हैज़ डिस्कस अबाउट द इश्यूज एंड चेंजेस टू बी ब्रिंग अबाउट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के डिस्कस किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आने चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक, रेंजिंग फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज टू रिक्रूटमेंट, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके रिक्रूटमेंट तक। और ये जो सजेशंस होते हैं इनको इकट्ठा किया जाता है, कंपाइल्ड अप किया जाता है एंड देन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री। तो फिर उसके बाद जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके सामने रखा जाता है, डिस्कस किया जाता है और ये अप्रूव की जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में अब जानते हैं थोड़ी सी चीज़ें। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज़ NEP 2020 विद एन एम टू इंट्रोड्यूस। अब हम उन्होंने बेसिकली क्यों बनाई है? एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज लेवल। स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक बहुत सारे इन्होंने चेंजेस करने हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हमारा इंडिया है वो ट्रांसफॉर्म हो सके दूसरी कंट्रीज़ की तरह। इसलिए ये जो न्यू कैबिनेट है उन्होंने ये जो पॉलिसी उसे अप्रूव किया है। द प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन 1986। यहाँ सबसे पहले जो हमारी, देखिए पहले भी कोठारी कमीशन वगैरह आया था, उसके बाद जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो बेसिकली 86 में ये वाली अडॉप्ट की गई थी। पहले 68 में हमारी आई थी, उसके बाद आई थी हमारी जाके 86 में, विच हैव बीन कॉन्टिन्यू टिल डेट दैट इज़ फॉर लास्ट 34 ईयर्स। जी हाँ, और अभी तक हमारी वही वाली जो 86 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी बस उसी में ही रिवाइज होती वो चलती आ रही है। और इस बार 34 सालों के बाद जाकर हमें हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। द कंट्री गॉट द एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 34 ईयर्स। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द PM हिमसेल्फ हैज़ अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट था वो अप्रूव हो गया है। अभी इसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा और इसका बिल मोस्ट प्रोबेबली पास हो जाएगा, और ये जो आपकी शिक्षा नीति है ये 2021 तक ये लागू कर दी जाएगी। द NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। बेसिकली इस जो आपकी ये पॉलिसी है 2020, इसका एम ये है कि हमने इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। The cabinet has also approved the renaming of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education। जी हाँ, जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने ये भी अप्रूव कर दिया गया है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो थी, अब उसे रीनेम करके बोला जाएगा, कहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ऑब्वियस है जो उसके मिनिस्टर होंगे उसे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही कहा जाएगा। The NEP cleared by the cabinet is only the third major revamp of the framework of education in India since independence। यानी हमारी आज़ादी के बाद ये हमारी तीसरी नई पॉलिसी है, ये तीसरी पॉलिसी है जो हमें मिली है। दो हमारे पास जो पहले आई थी, एक आई थी हमारी 68 में, फिर आई 86 में, और अब आई है हमारी 2020 यानी 2020 में। तो चलिए अब देखते हैं इस पॉलिसी की मेन हाइलाइट्स क्या है। तो उस मेन हाइलाइट से पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स जान लेते हैं कि हमारे जो ये मंत्री हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं। वी विल इंश्योर दैट
work will be done towards reducing curriculum content to enhance essential learning, critical thinking in students। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने, जो कि इस एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने इंश्योर किया है कि जो हमारा काम है, हमने जो पॉलिसी बनाई है, बेसिकली उसका काम यही है कि हम रिड्यूस करेंगे करिकुलम कंटेंट को, इसे इसेंशियल और क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स को हम बढ़ावा देंगे। We aim to achieve 100% gross enrollment ratio in pre-school to secondary level by 2030। उन्होंने ये भी कहा है कि हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो लेके आएंगे प्री स्कूल, छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक 2020 तक। इस पॉइंट को हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। वंस इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन आर इन प्लेस, वो कह रहा है एक बार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टिसिपेशन एक बार एक सही जगह पर आ गई, इंश्योरिंग, उससे क्या होगा, हम कहते हैं इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन विल बी द की। हमेशा हम क्वालिटी एजुकेशन ही दी जाएगी, विल बी द की इन रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि हम अगर स्टूडेंट्स को रिटेन करके रखना चाहते हैं स्कूल्स में, तो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें दी जाएगी, सो दैट स्टूडेंट्स डू नॉट लूज इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द स्कूल। ये भी बात कही गई है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा। तो बेसिकली उनका काम यही है कि हम वो एक तरह से कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये हो रहा है, कुछ नए बदलाव आ रहे हैं। और देखिए, जब भी कुछ नए बदलाव आते हैं तो हड़कंप तो मचता ही है, हमेशा बातें तो होती ही हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे लागू होगा, वो कैसे लागू होगा। तो इतना फिक्र करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पहले वाली चीज़ें अभी तक उनमें से ही कुछ लागू नहीं हुई हैं, वो अभी लागू होने वाली रहती है। पहले वो होंगी, उसके बाद ये आगे जाके उन्होंने कहा है कि अगले साल है 2023 तक या 25 तक या 30 तक ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जिसके लिए भी देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर कि स्कूल्स पे क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंजेस आए हैं, हायर एजुकेशन में क्या आए हैं, और टीचर्स के लिए क्या आए हैं। तो अगर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो तो घबराइएगा नहीं। अगर हर कोई बदलाव आता है तो वो अपने आप में ही कुछ अच्छा भी लेके आता है। तो चलिए देखते हैं कि स्कूल्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1, स्कूलिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 3 years नाउ। जी हाँ, पहले 4 साल का बच्चा लेते थे स्कूल्स में, आपकी जब प्री नर्सरी में एडमिशन होती है, लेकिन अब जो स्कूलिंग है बच्चे की वो 3 साल से शुरू हो जाएगी। अब इसमें उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपैंड्स एज ग्रुप, जो पहले फ्रॉम 6 to 14 years ऑफ मैंडेटरी स्कूलिंग टू 3 to 18 years ऑफ स्कूलिंग। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो एज ग्रुप है उसे एक्सपैंड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था ना कि पॉलिसी में NEP में कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 years। अब वो 6 to 14 years को इन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बना के कर दिया है 3 to 18 years के लिए। The NEP introduces hetero uncovered 3 years of preschooling, age group of 3 to 6 years under the school curriculum। उन्होंने इसे कवर कर दिया है। द न्यू सिस्टम विल हैव 12 years ऑफ स्कूलिंग विद 3 years ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग। बच्चा पहले 3 साल तक प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी वगैरह में रहेगा, उसके बाद जाके उसकी 12 साल की स्कूलिंग शुरू होगी। तो ये तो था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट 2 crore आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू द स्ट्रीम अंडर NEP 2020। जी हाँ, अब उन्होंने कहा है जो 2 करोड़ बच्चे जो अभी तक हमारे स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ना आ पाए हों, या वो आप कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट्स वगैरह हों, उन सभी बच्चों को इन्होंने वापस लेके आना है। तो देखिए, अगर वो वापस लेके आएंगे तो ये तो है नहीं कि वो आके अपने घरों में बस बैठ जाएंगे, या स्कूल में बस बैठ जाएंगे। उनको बिठाने के लिए जगह भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स भी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर 2 करोड़ बच्चा वापस लेके आने की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इससे हमारी जो टीचर्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, हम लोगों के लिए भी रिक्रूटमेंट्स आएंगी। इसका मतलब है स्कूल सेटअप होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। अगर स्कूल सेटअप्स होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नए सेटअप होंगे, तो ऑब्वियसली है कि टीचर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट्स आएंगी। तो ये अच्छी बात है टीचर्स के लिए भी। थर्ड पॉइंट, रिप्लेस 10+2 विद 5+3+3+4। जी हाँ, जो 10+2 वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो सिस्टम अपनाया जाएगा वो होगा 5+3+3+4। तो चलिए समझते हैं इस पॉइंट को डिटेल में, ये क्या है। विद एन एम्फोसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्री एजुकेशन ECCE, इसको कहते हैं मद्देनजर रखते हुए द +2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ टू बी रिप्लेस्ड, उसे चेंज कर दिया गया है बाय 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्डिंग। इसमें अब उन्होंने क्या डाला है, 3 to 8 years का एक पड़ाव बना दिया है, 8 to 11 years वाले बच्चे का एक पड़ाव है, 11 to 14 year का अलग पड़ाव है, और 14 to 18 years वाले बच्चे का अलग पड़ाव है। अब मैं इसको आपको आगे डिटेल में बताती हूँ ये क्या है। ये देखिए, ये है वो जो उन्होंने पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा जो एग्जिस्टिंग था। ये देखिए हमारे जो लेफ्ट साइड पे आपका बना हुआ है, हमारा जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग था वो ये था कि बच्चा 10 साल की स्कूलिंग करता था, ठीक है जी,
6 से लेके 16 वर्ष की आयु तक, और उसके बाद 2 साल की उसकी +1 +2 होती थी, वो 16 से लेके 18 वर्ष की आयु तक। लेकिन अब इन्होंने ये जो 2 सिस्टम थे, इसमें बच्चा 10 साल गुजारता था अपने, राइट। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने मतलब 1st से लेके 10th क्लास तक ना, तो ये 10 साल हो गए। नीचे आपका सारा प्री स्कूल ब्लू वाले बॉक्स में चला जाएगा। लेकिन अब इन्होंने इसको तोड़ दिया है। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि सबसे पहले जो बच्चा 3 साल से लेके 6 साल तक जो बच्चा है, यानी ये जो 3 साल के जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्या करेंगे, ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में जाएंगे। उसके बाद उन्होंने दिया है 2 साल, 2 साल यानी क्लास 1 एंड क्लास 2, और वो एजेस आपकी बनेंगी 6 to 8 ईयर्स की, ठीक है। जो मतलब जब बच्चा 6 to 8 ईयर्स में होगा तो वो अपनी क्लास 1 और क्लास 2 में जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने कर दी, और इस सारे जो सेक्शन है इसे हम कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। ये आपकी आ जाएगी फाउंडेशनल स्टेज। इसमें टोटल आपके 5 साल आ जाएंगे। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 साल ये हैं कि 3 साल बच्चे के आंगनवाड़ी में, जब तक बच्चा 3 साल का हो जाएगा वो पेरेंट्स के पास होगा। पेरेंट्स को कहा जाएगा बच्चे को इस तरह से मतलब उसकी ग्रोथ कीजिए, उसे ये सिखाइए। उसके बाद 3 साल वो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में लगाएगा। उसके बाद फिर 2 साल वो अपने क्लास 1 और क्लास 2 में लगवाएगा। तो ये उसकी फाउंडेशनल स्केल होगी, फाउंडेशनल स्टेज होगी। इसमें जैसे मल्टी प्ले एक्टिविटी, बच्चा खेल कूद के सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, पेपर वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। उसके बाद अगला आ गया आपका 3 साल, इसे हम कहेंगे प्रेपरेटरी स्टेज। ये आपकी एज बनेगी 8 से लेकर 11 वर्ष तक आयु तक के बच्चों के लिए, और इसमें बच्चे अपनी क्लासेस पे पढ़ेंगे 3rd, 4th और 5th। और इसे हम प्रेपरेटरी इसलिए कहेंगे कि इसमें बच्चा प्लेवे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के मेथड के थ्रू वो पढ़ेगा, उसके ऊपर बर्डन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट अब आपके आ जाएगी फिर से 3 साल, जो कि होंगे आपकी 11 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक, और ये बनेगा आपकी क्लासेस 6 to लेके 8 तक। यानी 11 से लेके 14 वर्ष तक बच्चा अपनी 6, 7, 8 तीन क्लासेस को कंप्लीट करेगा, और इसे कहा जाएगा मिडल स्टेज। इसमें बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखेगा इन साइंस, इन मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इन सब में ये अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसे मिलेगी। वोकेशनल लर्निंग के साथ साथ बच्चे को अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है वो बना दिया है सेकेंडरी स्टेज। उसमें क्या होगा, 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 क्लासेस को पूरा करेगा। तो ये आपकी बन जाएगी सेकेंडरी स्टेज। इसमें बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी सीखेगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और ग्रेटर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स को ले सकेगा। ये नहीं कि 9th आ गई है तो बच्चा ये सब्जेक्ट साइंस वाला म्यूज़िक नहीं ले सकता, और जो आर्ट्स वाला कॉमर्स वाला है वो फिजिकल एजुकेशन नहीं रख सकता, ऐसे नहीं होगा। मतलब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होगी। इस बात को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बच्चा खुद कर पाएगा। तो ये अब आपका सिस्टम बन गया है। जो +2 वाला सिस्टम था समझिए वो ख़त्म हो गया है। तो अब बच्चे को हर पड़ाव पर मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, और टीचर्स को भी हर पड़ाव को देखना पड़ेगा बच्चे की। तो अब आपका आ गया 5 साल आपकी फाउंडेशनल स्टेज, फिर उसके 3 साल बच्चे की प्रेपरेटरी स्टेज। इन दोनों में बच्चा प्लेवे मेथड, एक्टिविटी लर्निंग वगैरह से सब उन सब से सीखेगा। उसके बाद आएगी 3 साल उसके 6 to 8, क्योंकि पहले हम करते थे ना कि प्री प्राइमरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, UKG, KG ये सब प्री प्राइमरी में आ जाए। उसका प्राइमरी में आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आ गए। सेकेंडरी में हम करते थे 6, 7, 8, 9, 10th क्लास आ गई, और हायर सेकेंडरी में आपके 11th और 12th आ गई। ये स्ट्रक्चर उन्होंने तोड़ दिया है। अब आपके बन जाएंगे फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, यानी 5 + 3 + 3 + 4। मतलब 4th वाली स्टेज, येलो स्टेज तक पहुँचते पहुँचते बच्चे के पास बहुत सारी आज़ादी हो जाएगी कि वो अपनी तरह से अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आप आगे। इसमें एक और बात ये देखिए, न्यू पेडागोजिकल एंड क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5 + 3 + 3 + 4। इसमें आ गया आपकी 3 ईयर्स की आंगनवाड़ी और 12 ईयर्स इन स्कूल। पहले था 10 ईयर्स और 12 ईयर्स इन स्कूल। अब हम आपके मतलब अब आएगी 3 ईयर्स इन आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में बच्चा लगाएगा, और उसके बाद जो 12 साल आपके बन जाएंगे वो बच्चा आपके स्कूल में लगाएगा। 12 साल आपके कैसे बनेंगे देखिए, नीचे से अगर हम डायग्राम में 3 ईयर्स निकाल दें, 2 साल प्लस क्लास 1 क्लास 2 के, 3 साल आपके 3rd to 5th के, 3 साल आपके 6 to 8 के, और 4 साल आपके 9 to 12 के। तो मतलब अब 12 ईयर्स ये बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये देखिए, ग्रेड 6 to 8
एज अगर 6 to 8 है बच्चा तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करेगा, उसे कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। फिर आएगी 8 to 11 एज, ग्रेड यानी 3rd से लेकर 5th तक बच्चा पढ़ेगा, वो आपकी आएगी प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें प्ले वे मेथड होगा, डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बर्डन नहीं होगा। उसके बाद आपकी आएगी एज 11 to 14, ग्रेड 5 से लेके यहाँ पे 6 आना था, ग्रेड 6 to 8 मिडिल स्टेज आपकी बन गई। और इसमें होगा बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। और आपकी एज 14 से 18 तक जी हाँ, अब आपकी स्टेज 14 से लेके जो 18 तक हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी सेकेंडरी स्टेज, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट इन्होंने स्कूल्स के लिए, स्कूलिंग के लिए रखा है दैट मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने ये कह दिया है कि आप बच्चे के ऊपर जैसे इंग्लिश वगैरह आप थोप नहीं सकते कि बच्चे को उसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको बेसिकली क्लास 5th तक आपको ये जो लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज करवानी पड़ेगी, और हो सकता है तो उसके आगे भी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द NEP पुट्स फोकस ऑन स्टूडेंट्स मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इवन एज इट स्टिक्स टू द 3 लैंग्वेज फार्मूला, बट ऑल्सो मैंडेट्स एंड नो लैंग्वेज वुड बी इम्पोज्ड ऑन एनीवन। 3 लैंग्वेज वाला सिस्टम भी है, बच्चा कोई ना कोई 3 लैंग्वेज सीखेगा, उनमें से 2 लैंग्वेज होंगी वो आपकी इंडिया से रिलेटेड होनी चाहिए, और एक कोई भी वो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है जो लेकिन आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उसकी मदर लैंग्वेज होगी। द NEP ओनली रिकमेंड्स अ मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नॉट मेक इट कंपल्सरी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसे कंपल्सरी नहीं करना, जहाँ जहाँ ये लागू हो सकता है उसे वहाँ वहाँ ही लागू किया जाएगा। Wherever possible, the medium of instruction until at least grade 5, but preferably till grade 8 and beyond। वैसे 5 तक रखी गई है, लेकिन कहा गया कि 8 या उससे आगे भी चल सकती है। विल बी द होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम पंजाब है तो हम पंजाबी में करेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में करेंगे। देयर आफ्टर द होम और लोकल लैंग्वेज शैल कॉन्टिन्यू टू बी टॉट एज अ लैंग्वेज वेर एवर पॉसिबल। इसलिए वो कह रहे हैं कि बच्चे अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं। अब हम अगर पंजाब में रहते हैं तो जी पंजाब में क्या है कि पंजाबी नहीं बोलनी जी, इंग्लिश ही बोलनी है, हिंदी ही बोलनी है, तो बच्चा अपने मदर टंग से छूट जाता है। तो वो चीज़ को उन्होंने कवर किया है। दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, द पॉलिसी स्टेट्स। इस पॉलिसी में ये कहा गया ये दोनों चीज़ें पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों फॉलो करेंगे। हाँ, अब हमारा 5th पॉइंट यहाँ पर आ गया बैगलेस डेज। हाँ, ये तो सबसे फेवरेट पॉइंट होता है बच्चों का कि हाँ जैसे हमें बैग ना लेके जाना पड़े, तो ये भी पॉइंट माइंड में रखा गया है। अब इन बैगलेस डेज में क्या होगा, स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज ड्यूरिंग विच दे आर टॉट अ वोकेशन ऑफ देयर चॉइस। यानी इनफॉर्मल इंटर्नशिप उन्हें करवाई जाएगी, कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी उनके लिए जो आगे जाके उनके लिए हेल्पफुल होंगी। सिर्फ यही नहीं कि पढ़ाई जाना किताबी कीड़ा बच्चे को बना देना है, बच्चे को फॉर्मल नॉलेज भी एक्चुअल में भी होना चाहिए। जैसे कोई गार्डनिंग हो गया, कोई कारपेंट्री हो गई, कोई आर्ट्स हो गया, कुछ और हो गया। जैसे कहते हैं ना बच्चे को ये ना कहे कि हाँ तुमने इतनी फिजिक्स पढ़ी है लेकिन बल्ब तक तो तुम्हें बदलना नहीं आता। सो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी उसके साथ साथ। तो चलिए हमारा 6 पॉइंट है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू बी यूज फॉर अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आफ्टर स्कूल आवर्स। जी हाँ, उन्होंने कहा है जो स्कूल के कैंपसेस वगैरह हैं उन्हें यूज़ किया जाएगा अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज के लिए, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स के बाद में। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। यूज़ ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बियॉन्ड स्कूल आवर्स एंड पब्लिक लाइब्रेरी स्पेसेस फॉर अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज विच विल बी ICT equipped when possible and for other community engagement and enrichment activities। वो कह रहा है जो हमारे स्कूल के जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं उन्हें यूज़ किया जाएगा ताकि बच्चों को हम अडल्ट एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकें, और प्रॉपर ये इक्विप्ड होंगे ICT वगैरह, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह उनके साथ। और अगर और कोई कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब कोई बातचीत वगैरह करनी पड़ती है, कोई और चीज़ है, कोई और एक्टिविटीज़ है, तो उनके लिए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम्स एंड स्कूल एग्जाम्स। तो चलिए इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। असेसमेंट विल शिफ्ट टू फॉर्मेटिव स्टाइल विच एनकरेजेस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जी हाँ, आपके जो बोर्ड और स्कूल्स एग्ज़ाम है वो रिटर्न की बजाय फॉर्मेटिव स्टाइल की तरफ जो असेसमेंट्स होगी वो शिफ्ट की जाएंगी ताकि बच्चे को एनकरेज किया जा सके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे, इसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की अच्छी हो सके और कंसेप्ट की क्लैरिटी उसे अच्छी तरह से आ सके। 8th पॉइंट
मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज़ इन स्कूल लेवल। जी हाँ, जो हमने पीछे किया है कि जो वोकेशनल स्टडीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एवरी चाइल्ड टू लर्न एटलीस्ट वन वोकेशन एंड एक्सपोज टू सेवरल मोर। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा स्कूल से निकलेगा ना, वो एक वोकेशनल प्रोग्राम में वो एक्सपर्ट हो चुका होगा, चाहे वो उसकी मर्ज़ी का कोई भी हो, आर्टिस्ट हो, गार्डनर हो, कारपेंटरी हो, कुछ लोहे का काम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक में एक्सपर्ट हो चुका होगा जब तक वो बच्चा उस स्कूल से निकलेगा। सैम्पलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट जैसे होंगे, उन्होंने बताया कौन कौन सा, कारपेंट्री हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, मेटल वर्क हो गया, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग, एज डिसाइडेड बाय स्टेट्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग ग्रेड 6 and 8। मतलब ग्रेड 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए जो उस टाइम जो स्टेट्स और लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह डिसाइड करेंगी, तो एक उनके लिए ज़रूर चीज़ की जाएगी। By 2025, at least 50% of the learners through the school and higher education system shall have the exposure to vocational education। उन्होंने कहा है 2025 तक 50% जो हमारे लर्नर्स होंगे ना, जो स्कूल वगैरह से होंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम से निकलेंगे, मतलब कॉलेजेस वगैरह से, उन्हें वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिल चुका होगा, उन्हें पता होगा ये क्या चीज़ है, उन्होंने की होगी, चाहे वो इंटर्नशिप ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है प्री स्कूल सेक्शन इन केंद्रीय विद्यालय। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने कहा है कि प्री स्कूल सेक्शंस को बनाइए। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, प्री स्कूल सेक्शंस कवरिंग एटलीस्ट 1 year ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी एडेड टू केंद्रीय विद्यालय एंड अदर प्राइमरी स्कूल्स अराउंड द नेशन, पर्टिकुलरली इन डिसएडवांटेज एरियाज। उन्होंने बेसिकली कहा है कि केंद्रीय विद्यालय में बेसिकली हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वगैरह ये सेक्शन होते हैं, ये होते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्री स्कूल वाला जो सेक्शन होता है वो भी आप उसमें कीजिए, क्योंकि बेसिकली केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट सेकंड से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्री स्कूल सेक्शन भी केंद्रीय विद्यालय में किए जाएँ, ऐड किए जाएँ। Next, NIOS to develop high quality modules for Indian Sign Language। अब बढ़ते हैं, इसके क्या है, NIOS will develop high quality modules, कहते बनाए जाएंगे to teach Indian Sign Language and to teach other basic subjects using Indian Sign Language। मतलब हमारी जो Indian Sign Language है उसके मद्देनज़र रखते हुए भी मॉड्यूल्स वगैरह को तैयार किया जाएगा, ताकि हम अपनी Indian Sign Language को टीच कर सकें, और कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स भी अपनी Indian Sign Language के साथ हम लोग टीच कर सकें। नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट, रीजन एंड स्टूडेंट्स। 3 लैंग्वेज, जो बच्चे ने 3 लैंग्वेज जो लर्न करनी है, विल बी द चॉइस। वो स्टेट की चॉइस भी हो सकती है, रीजन्स की भी हो सकती है, और स्टूडेंट्स की भी हो सकती है। The 3 language learned by children will be the choice of state, regions and of students, so long as at least 2 of the 3 languages are native to India। बच्चे ने जो 3 लैंग्वेजेस सीखनी है ना, 2 वो इंडिया से रिलेटेड करनी चाहिए और एक वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज वगैरह सीख सकता है। 12th, नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टडीज़। हार्ड सेपरेशन नहीं होगी, तुम कॉमर्स के हो, तुम तो आर्ट्स के हो, तुम तो कहते हैं मेडिकल वगैरह, नॉन मेडिकल, ऐसा कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट्स टू स्टडी। बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स वो लोग कर पाएंगे। बेसिकली जो सेकेंडरी लेवल जो हमने लास्ट में पढ़ा था, जिसमें बच्चा 9 to लेकर 12 करेगा, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वोकेशनल स्किल्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ये नहीं कि मेडिकल का बच्चा है तो म्यूज़िक नहीं रख सकता, कॉमर्स का बच्चा है तो फिजिकल एजुकेशन नहीं रख सकता, या आर्ट्स नहीं रख सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर अमंग आर्ट्स, कि हाँ जी इनकी तो ये करिकुलर है, इनकी ये होती है, नहीं, ऐसी कोई सेपरेशन नहीं होगी अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस और बिटवीन वोकेशनल और अकेडमिक स्ट्रीम्स। इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगी, सब कुछ इक्वल कर दिया जाएगा। Subjects such as physical education, art and craft and skills, in addition to science, humanities and mathematics will be incorporated throughout the school curriculum। जी हाँ, पहले होता था ना कि साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो अपना ही पढ़ते रहते थे, आर्ट्स वाले बच्चे थे जो स्किल्स वगैरह करते थे, या आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूज़िक वाला करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने ये कहा है कि जो ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, ये वाले जो बच्चे हैं ये भी इन मतलब सब्जेक्ट्स को ले पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। 13, 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। जी हाँ, 360 डिग्री मतलब हर एंगल से, हर तरफ से बच्चे का हॉलिस्टिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हॉलिस्टिक मतलब उनके बच्चे के हर एंगल को स्टडी करके उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। स्टूडेंट्स विल गेट 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड
which will not only inform about the marks obtained by them in subjects but also their skill and other important points. उनके बाकी के important points, उनकी skills वगैरह सब कुछ वो बताएगा रिपोर्ट कर, सिर्फ उनके नंबर नहीं बताएगा. तो होलिस्टिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी. तो टीचर्स को भी कमर अप कस लेनी चाहिए क्योंकि आगे जाके चीज़ें ज़रूर मुश्किल होने वाली हैं. 14th है करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस. जी हाँ, बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा. जितने करिकुलम इन्होंने दिया है वो कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा. अब पढ़ते हैं इसके बारे में. करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर एसेंशियल. जितनी ज़रूरत है उतना ही करिकुलम आएगा. एंड मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि बच्चे के दिमाग में सिर्फ वो किताब नहीं भरनी, उन्होंने बच्चे के दिमाग में जगह छोड़नी है कि हाँ भी बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग में भी अपना टाइम लगा सके, ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच उसकी हो सके. इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड भी वो लर्निंग कर सके. हम अब हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में क्या है, किताबें पढ़ा दो जी, पढ़ा दो, ठीक है जी, बच्चे ने रट्टा मारा, लर्न किया जैसे मर्जी, उन्होंने बोर्ड के पेपर या स्कूल के पेपर दे दिए. लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ यही नहीं करना है, हमने बच्चों को बाकी चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा फ्री करना है ताकि बच्चे उसके भी सोच सकें. इसलिए करिकुलम को कंटेंट को रिड्यूस किया जाएगा. तो इस बात पे तो सच में बच्चे खुश होने वाले हैं इस बार. 5th कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम 6 ऑनवर्ड. जी हाँ, जो क्लास 6 है उस क्लास 6 से कोडिंग भी, जो कोडिंग सॉफ्टवेयर है वो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स विल बी टॉट कोडिंग इन स्कूल्स एज अ पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी सेड. उन्होंने कहा है कोडिंग भी बच्चों को सिखाई जाएगी. 16th इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम टू बी रिड्यूस्ड. एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर. अब बोर्ड एग्ज़ाम का जो हवा बना हुआ था ना बच्चों के दिमाग में, वो उन्होंने ज़रूर कम कर दिया. 2 बार चाहे साल में हो, लेकिन बच्चों के दिमाग में बोर्ड एग्ज़ाम का एक हवा नहीं बना होएगा. In order to reduce the importance and stress of the board exams, exam will be conducted 2 parts. अब 2 parts में एग्ज़ाम होंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव. एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार हो सकते हैं. और जो बोर्ड एग्ज़ाम है शुड प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन. वो कह रहे अब जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो इस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे कि वो नॉलेज एप्लीकेशन को प्रमोट करेंगे, रोट लर्निंग को नहीं. कि हाँ जी हमने 10th पढ़ी है, बस साइंस का पेपर रट्टा मार लिया, रट्टा मार के जो भी आया हमने लिख दिया, बच्चे ने नंबर ले लिए, 70% आ गए जी, 75% आ गए. वो चीज़ें नहीं होंगी. 17th नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू बी डेवलप बाय NCERT. जी हाँ, NCERT को ये कहा गया है कि उन्होंने डेवलप करना है नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क. किसके लिए? फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. मतलब NCERT ने जो अर्ली चाइल्डहुड, प्री नर्सरी वगैरह इनके लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने जैसे वो एंटिटी वगैरह वो चीज़ होती थी, तो उन्होंने कहा एक आप भी एक बनाएंगे अ नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि उन पेडोलॉजिकल कि उन बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, उनको किस तरह से पढ़ाना है. पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो ये बनेगा फॉर NCPEECCE. देखिए NCP आपकी आ गई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क. किसके लिए बनाया जाएगा? फॉर ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, फॉर चिल्ड्रन सेट अप टू द एज ऑफ 8. जो 8 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए भी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा. और ये कौन बनाएगा? NCERT बनाएगी. और ये किसने कहा है? अनीता करवाल, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी सेड. उनके लिए भी बनाया जाएगा. अच्छी बात है, बच्चों के लिए पेडोलॉजिकल आएंगे तो ये नहीं कि बच्चे हाँ या ये कलरिंग करवा दी, ये कर दिया, प्रॉपर मेथड्स होने वाले हैं. गुड, अच्छी बात है ये. 18th टेक बेस्ड ऑप्शन फॉर अडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स, टीवी चैनल्स एट्सेट्रा. जी हाँ, उन्होंने कहा है क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शंस बनेंगे, ऑप्शंस फॉर अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट लर्निंग सच एज एप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मॉड्यूल्स, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स, ऑनलाइन बुक्स, ICT एक्यूब लाइब्रेरीज, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स एक्सेट्रा विल बी डेवलप किए जाएंगे. मतलब ये बच्चों को अडल्ट लर्निंग, जो अडल्ट एजुकेशन है उसके बारे में उनकी प्रॉपर लर्निंग के लिए प्रॉपर सेटअप किया जाएगा. अब बढ़ते हैं अपने हायर एजुकेशन के. जो हायर एजुकेशन बच्चे कॉलेजेस वगैरह में चले जाते हैं उनके लिए क्या चेंजेस आए हैं. फर्स्ट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम. ये तो बहुत ही बढ़िया हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैसला है. जैसे कई बार होता था ना कि बच्चा अपनी मर्जी से एक कोर्स ले गया, उसे कंप्लीट अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती थी, वरना अगर 1 साल करके वो छोड़ दे उसकी डिग्री मानी नहीं जाती थी. ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की है. वी एम एट 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035. वो कह रहे 2035 या 2030 तक उन्होंने 50% हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ले आनी है. दे विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस फॉर दोज हु विश टू लीव द कोर्स इन द मिडल. अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम की वजह से अपना कोई कोर्स, अपनी कोई डिग्री बीच में छोड़ देता है तो उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल एग्जिट और एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस होंगे. ये नहीं कि तुमने अपनी डिग्री छोड़ दी तो खत्म हो गई, अब तुम्हें फिर से करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा.
अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू बी हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज हैं, मतलब जो अपने अभी तक पूरे नहीं किए, टू हैव एग्जिट आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। उसमें क्या होगा, द अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज विल बी ऑफ आइदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है ना, 3 साल 4 साल की डिग्री होगी विद मल्टीपल एग्जिट, उसमें ऑप्शंस होंगे। अ सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन अ डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग, चाहे वो वोकेशनल हो या प्रोफेशनल एरिया हो। उन्होंने कहा अगर बच्चा आप 1 साल कर लेते हो, 1 साल के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई, आप कह रहे हो ये मैंने ये सब्जेक्ट नहीं करना, मुझे ये छोड़ना है, तो आपको उस 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आपने ये किया है। अगर आप करते हो और अ डिप्लोमा आफ्टर 2 years ऑफ स्टडी और बैचलर डिग्री, और अगर आप 2 साल के लिए कंप्लीट कर ले तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने अपनी डिग्री पूरी कर लेते हो 3 या 4 साल की, तो आपको प्रॉपर डिग्री मिल जाएगी, ठीक है जी। द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलरी प्रोग्राम हाउएवर शैल बी प्रेफर्ड ऑप्शन, लेकिन 4 ईयर वाली जो प्रेफर्ड ऑप्शन उनकी रहेगी। तो बेसिकली पहले ये था कि किसी ने छोड़ दिया तो क्या होगा, अब आपके पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे कि अगर पहले साल किसी ने छोड़ दिया तो आपने 1 साल ये चीज़ पढ़ी है, उसके बाद अगर आपने 2 साल कोई और चीज़ पढ़ ली, तो ये नहीं कि जो पिछला आपने 1 साल पढ़ा था वो आपका बेकार चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि भाई उसके आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे कि आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है, आप आगे जाके भी उससे रिलेटेड कुछ कंटिन्यू आप कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा फर्स्ट ईयर में, आपने छोड़ दिया, उसके बाद आपने अगले 2 साल कोई और सब्जेक्ट आपने मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में लिया है, तो जो फर्स्ट ईयर आपको सर्टिफिकेट मिला है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वही कंटिन्यू करना है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें आगे पढ़ सकते हो, कर सकते हो, वो सर्टिफिकेट आपका उस पढ़ाई में ऐड हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे पहले हो जाया करता था कि अगर मैंने कॉमर्स ले ली है 1 साल, अब मुझे नहीं करनी है, तो फिर आप ठीक है ना, BCom फर्स्ट ईयर कॉमर्स आ गया, मुझे नहीं करनी है, आप 1 साल के बाद छोड़ देते हो, तो आपके पढ़ाई भी वेस्ट, आपका पैसा भी वेस्ट, और आपको कुछ नहीं मिलता था। अगर आप कहते थे मैंने आर्ट्स करनी है, तो फिर आपको फिर से BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, अब वो चीज़ नहीं होगी। तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आ गई हैं। अब थर्ड है NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, अब आपके लिए कोई सेपरेट एग्जाम्स नहीं हुआ करेंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल ऑफर अ हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब एक हाई क्वालिटी, ये नहीं कि ऐसे लल्लू पंजो टेस्ट होगा, नहीं, एक अच्छे एक्सपर्ट्स के थ्रू वो बनाया जाएगा, हाई क्वालिटी होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। विल ऑफर अ हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स इन द साइंस ह्यूमैनिटीज़ लैंग्वेज, जो मतलब कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स है, मतलब कॉमन होंगे इन द साइंस ह्यूमैनिटीज़ लैंग्वेज आर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप यूनिवर्सिटी एंट्री एग्जाम है वो 2 साल आपके हो जाएंगे, एटलीस्ट मतलब साल में 2 बार हो जाएगा, फॉर एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर। उन्होंने कहा है द NTA विल ऑफर अ हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम होंगे इन द साइंस ह्यूमैनिटीज़ लैंग्वेज आर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। अब टीचर्स के लिए क्या बदलाव है, देखिए अगर स्कूल्स के लिए बदलाव आए हैं, स्कूल बच्चे वापस लाने हैं, बच्चों के लिए ये करना है वो करना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है, टेक्नोलॉजी लेके आनी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पढ़ाएगा, हवा तो पढ़ाएगी नहीं, तो ऑब्वियसली अगर बच्चे आ रहे हैं तो टीचर्स भी आएंगे। तो अब टीचर्स के लिए ये हमारी शिक्षा नीति क्या चेंजेस लाई है। फर्स्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। तो प्लीज़ जो भी ये सोच रहे हैं कि हमने ठीक है कुछ नहीं है तो बैठ के टीचिंग कर लेते हैं, चलो ठीक है इतना कमा रहे हैं, जाके गए पढ़ा के और आगे, अब उनके लिए तो मुश्किल होने वाली है। तो 1-1.5 साल के तक तो आपका चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो आपके लिए मुश्किल तो होने वाली है कि उन्होंने कह दिया कि 4 ईयर BEd इंटीग्रेटेड डिग्री चाहिए। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। जी हाँ, एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा टीचर एजुकेशन के ऊपर भी। NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड, और इसे कौन बनाएगा, NCTE, और किसको कंसल्ट करके, NCERT को कंसल्ट करके। NCERT अब बताएगा कि टीचर, हमें अगर टीचर्स चाहिए तो उनकी ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, और स्टिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट सबस्टैंडर्ड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जिन इंस्टीट्यूशंस में सब स्टैंडर्ड टीचर्स होंगे, प्रॉपर नहीं होगा जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो उनके लिए एक्शन आएगा। तो आगे जाके हड़कंप तो मचने वाला है अब, कि अब तो
कहते हैं ना कुछ साल तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन जैसे 2030 तक तो चलो ठीक है, ये लागू होते हुए धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम ये ज़रूर आएगी। यहाँ तक ये चुनौती आ गई टीचर्स के लिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ऑल स्टेजेस। हर स्टेज पर आपको बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही करवानी पड़ेगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल इंक्लूड हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन वगैरह। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है हैंड्स ऑन लर्निंग, बच्चा करके सीखेगा। आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन मिलेगी। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी होगी अमंग अदर्स एज स्टैंडर्ड पेडागोजी। स्टोरी बता के मतलब पेडागोजी एक्सप्लेन की जाएगी। क्लासरूम ट्रांजैक्शंस को शिफ्ट करना होगा, राइट, टुवर्ड्स कंपेटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। मतलब ये नहीं है कि हम गए या रट्टन बच्चे को लिखवा दिया, ब्लैक बोर्ड से उतार लिया, पढ़ा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी पेडागोजी को चेंज करना पड़ेगा, बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी पड़ेगी। कंटेंट विल फोकस ऑन आइडिया, एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी हाँ, अब जो कंटेंट टीचर तैयार करेगी वो बेसिकली आइडिया, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करे। अ मैंडेटेड कंटेंट विल फोकस ऑन की कंसेप्ट्स, आइडियाज, एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचिंग और लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन मोर इंटरेक्टिव मैनर में आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी। ज़्यादा बच्चों के साथ हैंड टू हैंड, मतलब बच्चों को कहते हैं ना इन हैंड एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी ताकि बच्चा खुद करके सीखे। आपके कहते हैं टीचर गई, भाषण दिया, बोल दिया, आ गए, वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं कि ठीक है बच्चों ने बैठ के सुन लिया, वो चीज़ें नहीं। बच्चे करके सीखेंगे ताकि जब तक वो पढ़ के बाहर निकले उनके हाथ में बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आ चुकी हो। तो जी हाँ, ये तो था मेरा आज का सेशन ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए इन चीज़ों को लागू होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो पिछली कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक अप्लाई होनी है। ये अगर हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आएंगे और अच्छे चेंजेस आएंगे। तो हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव है। अगर कोई चीज़ आती है तो अपने साथ चुनौतियों लेके आती है, तो अवसर भी लेके आते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स निकलेंगी टीचर्स की, तो प्रिपेयर रहिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होने वाला है। तो दिस सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।